गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी। और ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है आर्मी टेक्निकल या फोर्स एक्स ग्रुप और बाकी आर्मी के ट्रेड्स में जनरल साइंस में भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे। इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब विद्युत के बारे में हम समझेंगे और उसकी अवस्था कैसे रहेगी, उसकी अवस्था स्थिर रहेगी। उसकी अवस्था कैसे रहेगी? स्थिर रहेगी। यही कहना चाह रहा है स्टैटिक मतलब क्या होता है। देखिए इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? वही जो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो हम पढ़ते हैं, एसी करंट डीसी करंट, वो क्या है? वो है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। लेकिन ये क्या है कि भैया इलेक्ट्रो मतलब स्पेशली अगर हम कहें इसको तो इसको हम कहेंगे आवेश। क्या कहेंगे? आवेश। इसको हम कहेंगे आवेश। ये आवेश जब कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। जब कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। आवेश जब स्थिर रहेगा तो उसकी दशा को, उसकी स्थिति को और उसकी जो गुण है और उससे क्या क्या चीज होता है, ये चीज को हम समझेंगे तो हम उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। तो हमको ये आवेश समझने की बहुत जरूरी है, जिस आवेश को हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है। चार्ज, जनरली चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा। इसको ही हम कन्वेंशनली इसी को यूज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं चार्ज को। चार्ज का अगर पूछा जाए कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, तो कूलाम है। क्या है? कूलाम है। चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम है। चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? सी से। कूलम नामक वैज्ञानिक के नाम पर इसका एसआई मात्रक कूलम रखा गया। हम थोड़ा सा समझते हैं आवेश। ये आवेश है क्या? ये आवेश क्या है? तो अच्छा एक चीज बताइए, आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान या जिसको हम कहते हैं मास। क्या कहते हैं? मास। अगर मैं पूछूं मास का क्या डेफिनेशन है, मास का, द्रव्यमान की क्या परिभाषा है, तो द्रव्यमान का क्या परिभाषा है? द्रव्यमान का क्या परिभाषा है? अगर हम ये पूछते हैं द्रव्यमान का क्या परिभाषा है, तो हम क्या बोलते हैं कि देखिए कोई भी वस्तु अगर इस ब्रह्मांड में किसी का अस्तित्व है, इट मींस उसके पास में मास यानी कि द्रव्यमान है। Anything if it exists in this universe, it definitely have got mass। उसका क्या है? इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी चीज का फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहने को हिंदी में कहेंगे आप मूलभूत गुणधर्म है। मूलभूत गुणधर्म है। बोले मूलभूत गुणधर्म में फंडामेंटल प्रॉपर्टी आखिर है क्या? जैसे अगर मैं बोलूं कि डिफाइन मास, द्रव्यमान परिभाषित कीजिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन क्या है कि भाई कोई भी चीज है तो उसके पास जो उसका एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वही क्या है? उसका मास है। जैसे हम देखते हैं कि जिसके पास भी कोई एक वस्तु है, इसके पास में मास है, मान लीजिए m है। अगर किसी वस्तु के पास में अगर मास m है, द्रव्यमान m है, इसका मतलब इसके पास अपना क्या होगा? इसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण होगा। इसके पास अपना क्या होगा? ग्रेविटेशन। इसके पास अपना ग्रेविटेशन होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। इसका अपना क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। साथ ही साथ अगर इसी वस्तु को किसी और गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र में, एक गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र है, मान लीजिए हमारे पास ग्रेविटेशनल एरिया है जहां पर गुरुत्वाकर्षण है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गुरुत्वाकर्षण है, उस जगह पर इस मास m, द्रव्यमान m वाले वस्तु को अगर हम ले जाएंगे तो इस गुरुत्वाकर्षण का ये आभास भी करेगा। इट विल एक्सपीरियंस दिस द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज ऑफ इट्स मास। अपने द्रव्यमान के कारण ये गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र को महसूस भी करेगा, आभास भी करेगा। तो दो चीज निकल के आ रहा है कि अगर किसी के पास द्रव्यमान है मतलब उसके पास गुरुत्वाकर्षण भी है, और वो किसी गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र में अगर जाएगा तो उसको वो आभास भी करेगा। जैसे अगर हम अपने आप को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है? मान लीजिए ये धरती है। इसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या है? ये हमारा अर्थ यानी कि धरती है। ये धरती है। इस धरती के पास बहुत सारा मास है, द्रव्यमान है, जिसके कारण इसके पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। जिसके कारण इसके पास क्या है? ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। और हमारे पास क्या है? हमारे पास भी मास है,
और हम इस धरती के अंदर हैं, हम इस धरती पर हैं, हम इस धरती पर हैं, हम इस धरती पर अगर हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण का आभास करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। छत पर से तुमको धक्का मार के गिरा दूंगा, नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे? नीचे जाओगे ना। क्यों नीचे गए? ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि आपके पास द्रव्यमान था, और द्रव्यमान था तो आपने गुरुत्वाकर्षण का जो बल था धरती का, उसको आपने एक्सपीरियंस किया, उसको आपने आभास किया, और उसके कारण से आप कहां गए? नीचे गए। क्योंकि हमारा जो वजन होता है, किसी भी वस्तु का जो वेट होता है, वजन होता है, वो क्या होता है? mg। क्या होता है? mg। जी तो उस जहां पर आप हैं उसके द्रव्यमान के कारण जो उसके पास गुरुत्वाकर्षीय त्वरण है वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और m क्या है? m इज योर मास, यही है आपका द्रव्यमान। मतलब अगर किसी वस्तु के पास में द्रव्यमान है तो उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, साथ ही साथ अगर वो किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जाएगा तो उसके गुरुत्वाकर्षण के बल को वो आभास भी करेगा। इसी तरीके से अगर इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मूलभूत गुणधर्म, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखिए आवेश का भी क्या होगा? आवेश, अगर कोई एक आवेश मान लीजिए एक Q है, एक आवेश Q है, यहां पर देखते हैं एक आवेश मेरे पास यहां पर Q है, तो इसके द्वारा एक क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा, एक आवेश के द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। साथ ही साथ अगर कोई एक वैद्युत क्षेत्र पहले से है, एक वैद्युत क्षेत्र बोलो या चुंबकीय क्षेत्र बोलो या वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलो, ठीक है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलो, एनीथिंग, ठीक है। अगर कोई एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर मैं किसी चार्ज Q को लेकर के आ रहा हूं, किसी चार्ज Q को लेकर के आ रहा हूं, तो ये इस क्षेत्र को आभास भी करेगा। अगर ये क्षेत्र निगेटिव चार्ज की वजह से था और इसको लेकर के आए मैं पॉजिटिव चार्ज को, तो ये आभास करेगा। इसमें क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण? जी नहीं। आकर्षण? जी हाँ, आकर्षण। और अगर मैं इसको भी प्लस कर देता हूं, इसको आकर्षण होगा, और अगर हम इसको भी प्लस कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। जी हाँ, कहने इसको हम समझाएंगे भी आपको, आकर्षण प्रतिकर्षण। पहले ये समझ लीजिए कि किसी एक आवेश का गुणधर्म, कहने का मतलब ये होता है कि आवेश अपने द्वारा अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा, वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। साथ ही साथ अगर उसे किसी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं तो वो उसको एक्सपीरियंस भी करेगा, आभास भी करेगा। ये बात यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं कि भाई दो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होंगे? आवेश दो प्रकार के होंगे। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। पहला वाला धनावेश, धन, हिंदी वाला गड़बड़ है भाई, धनावेश, और दूसरा वाला कहते हैं ऋणावेश। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो अगर मान लीजिए हम दो पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं या फिर हम रखते हैं दो नेगेटिव चार्ज को, तो जब दोनों एक ही जैसा है तो हम इनको कहेंगे कि ये क्या है? सजातीय है। क्या है? सजातीय है। मतलब ये क्या है? लाइक चार्जेस। क्या है? लाइक चार्जेस। ये क्या है? सजातीय आवेश है। कैसे है? सजातीय आवेश है। लेकिन अगर हम कहेंगे एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तब हम ये किसको कहेंगे कि ये क्या है? लाइक चार्ज है? नहीं, ये अनलाइक चार्ज है। क्या है? अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज है मतलब क्या है? अनलाइक चार्जेस है मतलब विजातीय है। ये आवेश कैसे हैं? ये आवेश विजातीय है। तो जब दो सजातीय रहेंगे, कोई भी, ये दोनों में से कोई भी ले लो आप, प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर जब सजातीय आवेश रहेंगे तो सजातीय आवेश में आपस में क्या होगा? आपस में प्रतिकर्षण होगा। आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर विजातीय है, अनलाइक चार्जेस है, तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। लिख के देखो हिंदी, आकर्षण होगा। स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करना, साइंस है, ठीक है। अट्रैक्शन, इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। इतना चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
हम देखते हैं अभी आवेश का संकल्पना, आवेश का संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो बोलेंगे आवेश का संकल्पना, आवेश का संकल्पना किसके द्वारा होता है, आवेश का संकल्पना किसके द्वारा किया जाता है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज हम किसके द्वारा समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं दोस्त, दो चीज आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए हम अगर सोडियम का देखते हैं तो सोडियम का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ये बताइए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना है, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का 17, इसका कितना है, बताइए बताइए जल्दी बताइए कितना होगा। हाँ जी, सोडियम का 11, कितना है, सोडियम का 11। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे तो इसका कितना निकलेगा, 2, 8 और 1, और क्लोरीन का कितना निकलेगा, 2, 8 और 7। अब देखिए अगर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब बाह्य कक्ष में अपने आप को स्थिर बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, तब उसी स्थिति को हम कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, अष्टक पूर्ण करना, हिंदी में क्या कहेंगे, अष्टक पूर्ण करना। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इस भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, छोड़ देना आसान है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो एकदम आसान भाषा में आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना इसके लिए आसान है। उसी तरीके से हम अगर क्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन में देखते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्ष में, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है। तो आप देखेंगे इस वाला कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान लग रहा है और इस वाला कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान लग रहा है। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन लेना या 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात देखते हैं तो हमारा यहाँ क्या बन गया, अच्छा इस कंडीशन में जब हमारे पास 11 होता है, परमाणु संख्या 11 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन का भी देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है। यहाँ तक बात। अब देखिए यहां से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बना लिया, 2 और 8, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 यहां था। और अब क्या हो रहा है देखिए, अब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10, ओके। यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, एक लिया ना भाई साहब, तो एक लिया, पहले 17 था, अब कितने हो गए, 18 हो गया। अगर हम देखते हैं कि निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज बढ़ा है या घटा है, घटा है, घटा है, ये घटा है। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 11 में से 10 घटाइए, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। यहां पर अगर हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं दोस्त, तो निगेटिव चार्ज बढ़ा है, जी हाँ, 18 में से 17 देखिए 1 बढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है क्या, नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज नहीं बना। तो इन बातों को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इनसे क्या पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है भाई साहब, और इसमें क्या हुआ है, एक निगेटिव चार्ज बढ़ा है भाई साहब, ठीक है। अब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो Na के ऊपर हम क्या लगा दिए, प्लस, और Cl के ऊपर क्या लगा दिए हम, माइनस, क्या लगा दिए, माइनस। देखना भाई एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता, कोई मान लीजिए एक परमाणु होती है हमारे पास X, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता, क्या कर देता, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता, तो इसके पास 2 प्लस प्लस आ जाता। और एक Y होता हमारे पास परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता, तो इसके पास क्या जाता, 2 माइनस माइनस, इसको प्लस प्लस माइनस माइनस को 2 प्लस भी लिख सकते हो और इसको 2 माइनस भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज,
आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना कहां से हो रही है? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हो रही है। किसके आधार पर हो रही है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर हो रही है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर हो रही है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही दान हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? दान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? दान हो रहा है। तो आवेश कैसा हो जा रहा है? धनात्मक हो जा रहा है। आवेश कैसा हो जा रहा है? धनात्मक हो जा रहा है। लेकिन अगर हम वही देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जा रहा है तो आवेश कैसा हो जा रहा है? ऋणात्मक हो जा रहा है। मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो आवेश धनात्मक हो जाती है, तथा इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाता है तो आवेश ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ही पूरा खेल है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो है, आवेश की संकल्पना जो है वो किसके आधार पर होगी? इलेक्ट्रॉन के आधार पर होगी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं होगी? प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं होगी, प्रोटॉन के आधार पर इसलिए नहीं होगी कि प्रोटॉन का भार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार से बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन के भार से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो परमाणु के अंदर गमन करने में उसको आसानी नहीं होता है। मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है एक एटम के अंदर में, बिकॉज उसका मास जो है इट इज वेरी वेरी मच लार्जर देन समवट 2000 टाइम्स के आसपास ज्यादा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन के भार से 1857 समथिंग है, इतना गुना ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर होता है। और इस नाभिक के अंदर कौन कौन सी होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास में कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो अंदर पड़े रहते हैं, अंदर बंद रहते हैं, ये किसके कारण होते हैं? ये कारण होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के। किसके कारण है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा बल लगता है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर बंद करके रखता है, वो जो बल उसको बांध के रखता है, बाइंडिंग फोर्स कहते हैं उसको, बाइंडिंग एनर्जी बाद में पढ़ाऊंगा। तो वो जो बल लगता है वो बल को हम कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के अंदर गमन करने में, विचरण करने में, घूमने फिरने में आजादी प्रदान नहीं करता है। ठीक है, जिस कारण से प्रोटॉन का ना तो दान हो सकता है, ना ही प्रोटॉन ग्रहण किया जा सकता है किसी भी परमाणु के द्वारा। इसी कारण से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, आवेश का जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होती है, प्रोटॉनों के आधार पर नहीं होती है। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिए, किसी एक आवेश का द्वारा जो उसका एक क्षेत्र बनेगा, उस क्षेत्र की सीमा कहां तक होगी? तो उस क्षेत्र की सीमा अनंत तक होगी। उस क्षेत्र की सीमा अनंत तक होगी। मतलब इसके द्वारा जो बल होगा, इसका आभास आप अनंत दूरी तक कर सकते हैं। अब कैसे कैसे होता है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज? जो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है और जो निगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों में आपस में क्या होता है? आकर्षण होता है दोस्त। क्या होता है? आकर्षण होता है। ये हमने आपको बताया था। अब कैसे होता है? देखिए, जो इनकी क्षेत्र होती है, उस क्षेत्र को परिभाषित करने में, दर्शाने के लिए, उस क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्षेत्र की रेखाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षेत्र की रेखाएं बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। एक आवेश के चारों ओर उसका जो क्षेत्र होगा उसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्षेत्र की रेखाएं बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज में जो क्षेत्र की रेखाएं होती है वो बाहर की ओर होती है। किधर होती है? बाहर की ओर होती है। और निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश में जो होती है वो किधर को होती है? अंदर को होती है। किधर को होती है? क्षेत्र की रेखाएं अंदर को होती है। अब इन दोनों को अगर हम देखते हैं, तो अगर हम देखें, इसको अगर हम यहां से उठा करके ले जाते हैं, कैसा है? इधर को एरो है, उठा करके ले गए और किसमें मिला दिए? इसमें मिला दिए।
अब देखिए क्या हो रहा है, एक ही रास्ते में आ रहे सारे एरो, ये एरो इधर फिर इधर फिर इधर और वही अंदर को जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में है। तो इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं कि इसके पास भी प्लस है और एक और आवेश है इसके पास भी प्लस है, दोनों धनात्मक आवेश है। देखिए इसके भी बाहर की ओर निकलेगा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, इसमें भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर निकलेगी। अब हम इसको बढ़ा करके देखते हैं, ठीक है। कहां को था, बाहर की ओर था एरो, इधर भी कीजिए बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, ये भाई साहब आमने सामने आ गए। एक ही दिशा में हुआ क्या, इधर हम लेकर के आ रहे थे तो क्या हो रहा था, एक ही दिशा में आ रही थी, मतलब आकर्षण हो रहा था। यहां पर क्या हो गया दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। उसी को अगर आप दूसरे तरीके से दो निगेटिव को भी लेके देखेंगे, दो निगेटिव चार्ज, दो ऋणात्मक आवेश को भी लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा डियर। जैसे इसमें अंदर की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अंदर की ओर प्रदर्शित की जाती है, तो इसमें भी अंदर की ओर प्रदर्शित की जाएंगी और इधर भी अंदर की ओर प्रदर्शित की जाएंगी। मान लेते हैं कि हम ये जो अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है, इनको आपस में अगर मैं मिलाता हूं तो एक किधर को जा रहा है, इधर को, और एक किधर को जा रहा है, इधर को, मतलब एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। तो आकर्षण होगा क्या, नहीं, विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहां तक बात क्लियर है। तो अगर आपको सही लग रहा हो क्लास तो आप बताइएगा, तो फिजिक्स के क्लास को और आगे कंटिन्यू करूंगा और हम आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।